और कहे कि जा करके 5 हेक्टोग्राम आलू खरीद कर लाओ। कितना खरीदना था भाई? 5 हेक्टोग्राम आलू खरीद कर लाना था। आप एक बड़ा सा बैग लिए और मार्केट को चल दिए। ठीक, अब बताइए भाई, 5 हेक्टोग्राम आलू के लिए आप कितना खर्च करना चाहेंगे अगर 20 रुपए किलो आलू है? 10 रुपए। गुड। और कोई? शेष तो बिना आलू खरीदे ही आ जाएंगे लग रहा है। क्यों भाई, ये कही रहे ऐसे? कोई बात नहीं। यह इसलिए पूछा कि देखें कि हमारी वह जनरेशन सामने बैठी हुई है जो डिजिटल इंडिया के साथ है, और 1 अप्रैल 1957 को जो प्रणाली लागू की गई वह कहां तक पहुंची है ना? इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं हम लोग आपको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाए। यही तो रहा। नहीं तो अगर आपको हम पढ़ाए होते तो जरूर आता। एक छोटा सा सूत्र याद रखना, डेका 10 है किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका 10 है मतलब 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम? 10 ग्राम। डेका 10 है किलो 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, सबको पता है। और हेक्टो से समझो 100 बार, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम? 100 ग्राम। 5 हेक्टोग्राम खरीदना था, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम आलू का दाम कितना रहा? एक साइकोलॉजी आपके सामने डेवलप की गई थी, वो ये थी कि जो 2000 रुपए वाली नोट मिली थी और एक हमने कहा था बड़ा सा बैग लेकर आप गए, इससे बहुत लोगों को ये हो गई अरे यार उन्होंने 10 बता दिया, अब हम क्या बताएं। हो गया ना? ये बड़ा रुपया और वो बड़ा थैला, ये साइकोलॉजी में कर दिया ना, 10 रुपए तो नहीं होगा। हो गया ना? यही एक लॉजिकल एबिलिटी है सीसेट, और कुछ नहीं है। जब आप परीक्षा देने पहुंचते हैं तो आपके ऊपर पहले से इतना अरे पीसीएस देने जा रहे हैं, अरे ये पीसीएस और आईएएस का ख्वाब हाई स्कूल के बाद से ही पलता है। और आज का जो पैटर्न आपका है, आप देखिए एनसीईआरटी हाई स्कूल से चल रही है, आप 6, 7, 8 की शुरू करिए पढ़ना। अभी मैं बताऊं 8वीं किताब में एक लेसन है प्लास्टिक, देखिएगा उसमें से एक सवाल आया था पीसीएस में, टेफ्लॉन। आजकल घरों में नॉन स्टिक बर्तन बहुत यूज हो रहे हैं ना, तो पूछा गया था कि नॉन स्टिक बर्तनों पर जो पॉलिश यूज कर रही है वो किसकी है? किसकी है? और क्लास में किस है? 8वीं क्लास में है। थोड़ा वहां से आप लोग एनसीईआरटी उठाइए, 6, 7, 8 से आपको जो वो ज्योग्राफी वाले सर हैं उनका बेस पूरा मिल जाएगा, उसे पढ़िए। 9th, 10th, 11th और 12th बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर 85%, 90% आज तो पा रहे हैं 95%, अभी तो मैंने एक रिजल्ट देखा बोर्ड पे लगा हुआ था 99 पॉइंट समथिंग % लगा हुआ था, वो बच्चा केवल हिंदी में या किसी एक में 99 नंबर पाया था, बाकी सब में 100 का 100 पाया था, है ना? बड़ा आश्चर्य होता है, सोचते हैं कि हम लोगों के क्या जमाने थे कि जब एफ लिख के आता था तो मतलब फर्स्ट डिवीजन, तो बड़े खुश होते थे घर वाले भी। आज तो अगर 90% बच्चा पाता है तो उसे बड़ा ही क्लेश घर में हो जाता है, देखो पड़ोस में 95% पाया है इससे। लेकिन क्या आज कोई फर्क पड़ता है? 95% पाने का मतलब है कि आपका 95% सिलेबस पर कमांड है। क्या है? वाकई है। वही बच्चा जो हाई स्कूल में 99% पाया हो, उसे बुला करके आप पूछ लीजिए हिंदी, तो सही ढंग से वो पूरे 4 सेंटेंस नहीं लिख पा रहा है। तो केवल अपने मार्क्स पर मत उड़िए आप देखेंगे कि 52%, 53% से कम पाने वाला उसी लिखित परीक्षा में आज आईएएस टॉपर बन रहा है। वहां 95%, 90% नहीं चाहिए। तो सिस्टमैटिक रूप में आप पहले पढ़ना तो शुरू करें। एक छोटी से मैं मोटिवेशन के साथ शुरू करूंगा अपनी क्लास। आप लोगों ने देखा होगा 2 जानवर, एक सबसे छोटा भौरा, देखा होगा? भौरा भी नहीं देखा क्या? देखिए प्रेशर लेकर के तो मत बैठिए यहां, ठीक है? एकदम खुशदिल होकर के जो चलेगा वही आईएएस या पीसीएस बनता भी है। जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं बस पढ़ते रहो। कितने घंटे? मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूं।
इसका मतलब आईएएस नहीं बन पाएंगे। आईएएस का पेपर उठा के देख लो आप। इसलिए रोजाना के न्यूज़पेपर वगैरह भी पूरा अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िए, अब जो पेपर्स आ रहे हैं। तो दूसरा आपने देखा होगा हाथी, नहीं देखा? दोनों देखा। फिजिक्स ये कहता है, भौतिकी ये कहती है, तमाम हमारे साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे, प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब विद्यार्थी के ऊपर से कुछ लोग उठ चुके होंगे, जो विद्यार्थी आज नहीं होंगे, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो भौरा है, फिजिक्स कहता है कि उसके पंखों द्वारा हटाया गया जो वायु है वह इतना कम है उसके भार से कि वो भौरा उड़ नहीं सकता। बहुत पतले पंख होते हैं, लेकिन भौरे को यह लगता है कि नहीं, मुझे पंख दिया गया है, दूसरे उड़ रहे हैं, मुझे भी उड़ना है। यह हौसला उसको इतना मोटिवेट करता है कि भौरे को आप उड़ते हुए देखते हैं, और जब वो उड़ रहा होता है तब भी फिजिक्स कहता है कि नहीं, ये उड़ नहीं सकता। ठीक है? लेकिन वहीं दूसरा हाथी जब बच्चे के रूप में आता है तो उसे एक छोटे से रस्से में उसका पैर पिछला बांध दिया जाता है। ठीक है? कुछ दिनों बाद जैसे जैसे वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, जब भी वो रस्से को खींचा शुरू में तो आगे नहीं बढ़ पाया। उसके मन में धीरे धीरे ये धारणा बैठ जाती है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि नहीं, हम इस रस्से को तोड़ नहीं सकते। वह हाथी जब अपने यौनावस्था पर बड़े बड़े टहनियों और पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है, तब भी वो जब घर महावत लेकर के आता है उसे, तब भी वह उसी रस्से में बंधा होता है, केवल इसलिए कि उसके मन में यह धारणा आ चुकी है कि मैं इस रस्से को तोड़ नहीं सकता। बस यह सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज इसी धारणा के ऊपर है कि आपको वह भौरा बनना है या नहीं बनना है, या वह हाथी का कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। कभी भी मन में यह मत रखिए कि यह बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत अच्छी सर्विस है, यह भी बहुत मत मान के चलिए। किसी आपके इस समय, उससे पहले नीतीश जी थे, आपके जिलाधिकारी महोदय, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, और अब तो आए हुए हैं जो बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। हमेशा ये सौभाग्य है बरेली का कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। रणबीर प्रसाद सर जैसे लोग यहाँ पर रहे, जिनका कॉन्सेप्ट ही ये क्लास है। सोचिए जरा, नीतीश जी जो है, जो आपके जिलाधिकारी महोदय रहे, उनका कॉन्सेप्ट कायाकल्प रहा, जिन्होंने पूरे प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया। तो ऐसे नीति निर्माता लोग आपके जिले में आते हैं। ठीक? तो कभी सर से पूछिए कि सर आप कितने घंटे सोते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि नहीं, जिलाधिकारी बन के कोई बहुत बड़ा सुख नहीं मिलता, लेकिन हाँ, उस पावर के पीछे सभी लोग भागते हैं। वह पावर हासिल करने के लिए वह कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मेरे समझ से 8 से 10 घंटे पढ़ना पर्याप्त है, लेकिन पूरे मन लगाकर पढ़ें। ऐसा ना हो कि किताब खुली हो, किताब के अक्षर कुछ कह रहे हो, लेकिन आपको फोटो किसी और की नजर आ रही हो, इससे वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू होते हैं। ऑफलाइन पूरे मोड में है कि ऑनलाइन चल रहा है? सर चल रहा है, बेहतरीन। तो हमने आपको बताया द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 दे आर इन्वेंटेड बाय इंडियन मैथमेटिशियन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दी 10 न्यूमरल्स द सिस्टम विच वाज डेवलप्ड आर नोन एज डेसिमल सिस्टम। हो गया? तो हमारा मेजरमेंट सिस्टम भी इसी पर रहा। अब यहां हमने आपको बताया कि यह जो हमारी संख्या है, एक अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? बोलिएगा, कितने हैं? 9। 2 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं? गुड, 90, 99 नहीं, जहां रोक दूं वहीं जोड़िए तो मिल जाएगा आपको। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 90 + 9 हो गई 99। 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 900। 4 अंकों की 9000। अब तो सभी लोग बता लेंगे 5 अंक की, है ना? हो गया? अब जरा सवाल सुनिएगा, पूछा जाए कि 100 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं?
देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 100 डिजिट्स। हाँ देखिए, इसे 9 गुणे 10 की घात 1, 9 गुणे 10 की घात 2, 9 गुणे 10 की घात 3, 9 गुणे 10 की घात। आप देखिए जब 5 अंक है तो घात कितनी, 4 है तो 3, 3 है तो 2, है ना, एक घात कम है ना। तो 100 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, 9 गुणे 10 की घात 99। हो गया ठीक। हम एकदम छोटे से आपको शुरू कर रहे हैं क्योंकि तमाम इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो कोरोना काल में इंटरमीडिएट पास कर गए, है कि नहीं। उनको पता ही नहीं लगा कि इंटरमीडिएट भी क्या होता है, क्योंकि हाई स्कूल पास किए, इसके बाद 11th में उनको प्रमोशन मिल गया और फिर संजोग ऐसा कि सोचे थे कि होगा 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 एग्जाम, भगवान करे एक कोरोना और अच्छा से आ जाए। और इनकी दुआएं ऐसी लगी कि बहुत सारे घर बर्बाद हुए, लेकिन ये 12th पास कर गए। ठीक है, तो हम इसलिए इस लेवल पर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा। बोले भाई, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, जबकि यह सवाल परमुटेशन का है जिसे हम हिंदी में क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 0 से 9 तक की संख्याएं हैं तो देखिए आप 1 2 3 4 5, भाई यहां पर क्या आप 0 लिख सकते हैं, नहीं, तो कितने अंकों का प्रयोग होता, 9। रिपीटेशन अलाउड है, ये प्रत्येक कितने अंकों से भरे जा सकते हैं, 10। यहीं से आता है 9 गुणे 10 की घात कितना, 4। कितने अंकों की संख्या हुई, 5। लेकिन मैं आपको उधर से ना ले जाकर के लॉजिकल रूप में समझा दिया कि यह सवाल कैसे लगता है। ठीक है, और कोई इंटरमीडिएट का टीचर होगा, बताएगा बेटा याद रखो दैट इज NPR। सर पी क्या है, ज्यादा दिमाग मत खाओ, पी फॉर परमुटेशन, है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सर फैक्टोरियल क्या है, ठीक, सो ऑन सो फोर्थ। तो गणित इतनी कठिन नहीं है जो आपको पढ़नी है, आराम से पढ़िए और मैं आपको विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ले चलूंगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा दावा है। ठीक, मेरी लिखी हुई पुस्तक प्रतियोगिता गणित, ठीक, मार्केट में उपलब्ध होगी। वर्ष 2001 में अपने अध्ययन के और अध्यापन के दौरान, दोनों एक साथ के दौरान मैंने ये पुस्तक लिखी थी, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने चल रहे हैं। हमें आशा है कि अंत तक सबको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, गुड। सबसे अंत वाले, क्योंकि चश्मा भी लगाए हैं ना, तो बेटा आगे आ जाओ ना, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद पता लगा हो सकता है क्लियरिटी ना हो, इधर आगे पूरा खाली है। भाई हम तो ये मानते हैं कि जिसके चश्मा लग गया इसका मतलब बहुत पढ़ा हुआ है कि नहीं, इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े कि चश्मा लग गया। लेकिन मैंने अपनी बिटिया को ही देखा कि पढ़ने के कारण नहीं, उसे टीवी देखने के कारण हुआ। ठीक ना, तो आइए देखिए नंबर्स। तो थोड़ा सा पीछे को, इतना हमने भी आगे नहीं कहा। इधर थोड़ा सा हो जाओ। तो नंबर्स, चलिए आप बताइए, हमने यहां लिखा NOS, नंबर्स के लिए ऐसे लिखते हैं ना, ये O कहां से आया ये हमें बताएं। यस, कुछ लोगों ने वीडियो मेरी देखी है, ये जो न्यूमरो बोले ना लैटिन भाषा वाले, ये देखे हैं। यस, नंबर शब्द न्यूमरो लैटिन भाषा के शब्द किससे आया, न्यूमरो से आया, और इसके पहले अक्षर N और अंतिम अक्षर O के आधार पर ही नंबर्स को हम शॉर्ट में NO डॉट लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, ये नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, दे आर रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स, हाँ, सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल। अगर मान लीजिए रेशनल इरेशनल का बच्चे को पता ही नहीं है,
जिन्हें नंबर लाइन पे शो कर सकते वो रियल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई? भाई देखिए, अगर पिता को बताना है तो ये नहीं कहेंगे कि सर ये इनके पिता हैं। पिता की खुद की परिभाषा अपनी होनी चाहिए। अब इनके दो बच्चे हुए, कौन है? एक रेशनल और इरेशनल। आपने परिभाषा इनके थ्रू बता दी। इनका अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सही से। हुआ ना? हुआ ना? तो रियल नंबर्स क्या हैं? और कोई आप में से? नहीं, रियल नंबर्स को आप केवल इतनी सी परिभाषा है, ऑल दोज नंबर्स विच फॉलो ऑल द सिंपल ऑपरेशन रूल्स। ठीक, वे संख्याएं जो समस्त संक्रिया नियमों का पालन करें वो कौन है? रियल। और जो फॉलो ना करे वो कौन है? और ध्यान रखिए, ये ब्रह्मस्फुट संहिता ब्रह्मस्फुट संहिता 7वीं शताब्दी में लिखी हुई पुस्तक, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक, उसमें रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं का उल्लेख मिलता है। और वहां यह कहा गया कि रियल नंबर्स को हमने क्या कहा? जो संक्रिया नियम, उस समय संक्रिया नियम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर और स्क्वायर रूट डेवलप्ड थे। सोचिए, उस दौरान कैलकुलस के रूप में चलन कलन मशहूर थी। ज्यामिति का विकास तत्कालीन, अगर हम देखें, यूनानी गणितज्ञ थेल्स, नाम सुना होगा? नहीं सुना? थेल्स की प्रमेय आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल में। थेल्स, उनके शिष्य यूक्लिड और उनके शिष्य पाइथागोरस। इस क्लास में बैठा हुआ कोई ऐसा नहीं होगा जो पाइथागोरस का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद ही पाइथागोरस ने खुद एक विद्यालय की स्थापना की और वहां से यह शिष्य वाली परंपरा खत्म। जो कुछ भी इन्वेंटेड हुआ सब किसके नाम से प्रकाशित हुआ? पाइथागोरस के नाम से। आपके यहां सबसे ज्यादा उनकी प्रसिद्ध क्या है? एक थियरम है, पाइथागोरस थ्योरम, और उधर अपोलिनियस। तत्कालीन ये जो हमारे गणितज्ञ थे, और इधर भारत के गणितज्ञों में आर्यभट्ट, बारामीर और ब्रह्मगुप्त, इन द्वारा जो डेवलप किया गया उस समय ज्योमेट्री, आज भी लगभग 85% ज्योमेट्री आप वही पढ़ रहे हैं। सोचिए जरा कि हमारा ज्ञान तब अधिक था या आज अधिक है? ठीक है, अभी हम उसका अंश मात्र भी नहीं जान पाए। आइए, तो रियल नंबर्स को केवल इतना जानिए कि जो समस्त संक्रिया नियमों का पालन करे वो रियल, और जो ना फॉलो करे उसे इमेजिनरी। जैसे आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर आइदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी। लेकिन अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर माइनस लिख दें तो क्या यह रियल हुआ? नहीं हुआ। तब यहां एक टर्म आता है आयोटा, आता है ना? तब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16i स्क्वायर, और लिखते हैं एक्स का अब वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, कितना आया? 4i। ठीक है, तो वह क्या हुआ? जो संक्रिया नियमों का पालन किए वो रियल, और जो फॉलो नहीं किए वो क्या हो गए? क्लियर? ठीक, आपको वीडियो उपलब्ध रहेगी, घर जाके खूब अच्छे से नोट्स बनाइएगा, है ना? नहीं तो पता लगा कि 50-60 लेक्चर तो केवल सीसेट का हो गया। सिलेबस इतना है। अब जानिए आप रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q नॉट इक्वल टू 0। q का मान शून्य न हो, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां से न तो सवाल आप में पूछा गया आज तक, न यहां से पूछा गया। सवाल पूछा गया कहां से? इरेशनल। और पता लगा कि हमने आज तक जो भी पढ़ा वहां इरेशनल बहुत थोड़ा सा पढ़ा। ठीक, पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन पूछा गया हमेशा। इरेशनल नंबर्स की हमने आपको परिभाषा बताई कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच कांट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका पहला एग्जांपल आता है ऑल द फिजिकल एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, सभी भौतिक और आनुपातिक स्थिरांक। ठीक, क्या आपने पढ़ा? पाई, ईटा, सिग्मा, एप्सिलॉन, जी, आर, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब क्या हैं? इरेशनल हैं। लेकिन वहीं पर आपने कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट भी पढ़ा होगा। कैपिटल आर इनर्ट गैस कांस्टेंट पढ़ा, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा, कैपिटल जी। इनको छोड़कर
ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा मत करिएगा कि कैपिटल जी और कैपिटल आर को मार दीजिएगा। यहां जो कैपिटल आर है यह कौन वाला है? रेजिस्टेंस वाला है। ठीक है, अब आप कहें ये पाई, सबसे ज्यादा आप लोग किसके बारे में जाने? स्मॉल जी के बारे में जानते हैं। दूसरा क्या जानते हैं? ईटा के बारे में भी आप जानते हैं। स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। किसी भी वस्तु को स्वतंत्र अवस्था में किसी ग्रह अथवा उपग्रह से हम ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, प्रति सेकंड उसके वेग में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा? उसका गुरुत्वीय त्वरण है। किसी भी ग्रह अथवा उपग्रह, केवल पृथ्वी के लिए नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं चंद्रमा पर जाएंगे, कंपैरिजन भले होता है, चंद्रमा पर जाने के बाद जी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6 हो गई। 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 1/4 हो जाती है। तो ऊपर भी जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। आपने जो इंटरमीडिएट साइंस वर्ग रहे, आपने पढ़ा जी इज इक्वल टू GME/RE², या इसे लिख सकते हैं RE + H का होल स्क्वायर। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगा? घटेगा, होगा ना। इसलिए जी का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहां जी का मान बढ़ता है। कहां से कहां? ग्लोब देखा? हाँ, देखा? ये आपका है जो इसको दो भागों में बांटा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं। यहां से जब हम इन ध्रुवों की ओर आते हैं तो क्या त्रिज्या घटती है कि नहीं? घटती है। ठीक, जब हम इधर से आएंगे और यह त्रिज्या घटेगी, जब आरी का मान घटेगा तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। केवल एक और एक जगह उठा के पीसीएस का पेपर पूछिए, देखिएगा, हर एक साल यहां से एक सवाल पूछा गया, भूमध्य रेखा से जी का इधर का मान ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, इसलिए किसी व्यक्ति का अधिकतम भार कहां होगा? ध्रुवों पर होगा। कहां होगा? ध्रुवों पर होगा। दैट्स क्लियर। अब बताइए, क्या जी कांस्टेंट रहा? नहीं रहा ना। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह जी का मान क्या है? औसत है, समांतर माध्य है, या प्रामाणिक मान है? प्रामाणिक मान है। ठीक है, और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां होता है? गुड, कोई अच्छा बता रहा है। कौन बताया? शाबाश, गुड बेटा। 45 अंश अक्षांश और समुद्र तल की ऊंचाई पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताइए जी क्या कांस्टेंट रहा? नहीं रहा, और न होने के कारण जी किस में रखा गया? इरेशनल नंबर्स में रखा गया, अपरिमेय संख्या में रखा गया। ठीक है, अब आ जाइए इरेशनल की दूसरा जो एग्जाम्पल है उन पर ध्यान दीजिए। वह है इनडिफिनिट नॉन रेकरिंग डेसिमल्स 2.356872 ... दिस इज नॉट रेकरिंग। यह आवर्तता नहीं है, देखिए आप, नहीं है ना। अनावर्त अनिश्चित दशमलव, इनडिफिनिट नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, दे आर आल्सो इरेशनल बिकॉज दे कांट बी राइट एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन्हें हम एग्जैक्टली P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह भी क्या है? इरेशनल। तीसरा आपने पढ़ा होगा nth रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के nth रूट, स्क्वायर रूट का लीजिए, क्यूब रूट का लीजिए, है ना, या फोर्थ रूट का लीजिए, या सेवंथ रूट, जो भी आपको हो, ये सभी क्या होंगे? इरेशनल होंगे। nth रूट ऑफ क्या? प्राइम नंबर्स। यहां n की जगह कुछ नहीं लिखा जाएगा तो क्या होगा? वर्गमूल होगा ना। 3 लिख दिया जाए तो घनमूल होगा ना, क्यूब रूट। क्लियर? किसी को इसमें कोई अभी भी कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। अब चौथे उदाहरण की ओर चलें। पहला हमने बताया इरेशनल नंबर में कि सभी भौतिक और आनुपातिक स्थिरांक क्या हैं? इरेशनल हैं। दूसरा आपको बताया इनडिफिनिट नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, ये क्या हैं? इरेशनल हैं। तीसरा बताया nth रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, √2, √3, √5, √7, √11, so on so forth, ये क्या है? ऑलवेज इरेशनल हैं। और चौथा
इस एग्जाम्पल को हमेशा मैं आप सबसे कहता हूं कि जैसे समाज में भी बहुत सारे इरेशनल पर्सनालिटी हैं, इसलिए कह रहा हूं, बता रहा हूं ताकि ये सवाल आपके हमेशा आपके दिमाग में आ जाए। नहीं तो पिछली बार तो आईआईटी स्क्रीनिंग में भी ये सवाल पूछा गया। ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम आपसे कहें कि भाई समाज के इरेशनल पर्सनालिटीज कौन है, चोर, इचक उचक के, बदमाश, टेररिस्ट, क्या है समाज के लिए इरेशनल पर्सनालिटीज हैं। अब जरा सोचिए कि मिस्टर एक्स हैं या आप ही हैं, आप अपने बरेली शहर के सबसे मोस्ट वांटेड पर्सनालिटी के साथ हाथ में हाथ लेके घूम रहे हैं और आपके पिताजी ने देखा, बड़े खुश होंगे? नहीं ना? वो क्या समझेंगे, ये लड़का हाथ से गया। और अगर कहीं ज्यादा खतरनाक हो तो अगले दिन न्यूज़पेपर में भी देंगे, अमित कुमार गलत संगत में पड़ गया, इसलिए अब मैं अपने समस्त चल और अचल संपत्ति से इसे बेदखल करता हूं। अक्ल से कह दें कि आना मत घर के अंदर। मतलब रहा क्या? ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स के रूप में समझिए। आप क्या थे? रैशनल। वो क्या था? इरेशनल। रैशनल इरेशनल के साथ मिला, किसी भी स्वरूप में मिला। हो सकता है आप समझा रहे हैं उसे, यार मुख्यमंत्री की इतनी अच्छी योजना चल रही है, अभी तुम्हारी एज है, मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर केबी त्रिपाठी सर पढ़ा रहे हैं, उपाध्याय सर पढ़ा रहे हैं, चल करके सिविल की तैयारी कर। लेकिन क्या आपके पिताजी ने यह बात समझी? कोई नहीं समझेगा। मतलब एक रैशनल इरेशनल के साथ किसी भी स्वरूप में मिले, चाहे जोड़ में, चाहे घटाना में, चाहे गुणा में, चाहे भाग में, क्या होगा? इरेशनल होगा। समझ गए? मीन्स एक रैशनल आपका 2 रहा, हमने √3 जोड़ दिया, लेकिन ये क्या अब हो गया? इरेशनल। घटा दिया, इरेशनल। गुणा कर दिया, इरेशनल। और भाग दे दिया तो भी क्या है? समझ गए? कल हमने जेई की क्लास में भी यहीं से शुरू किया था, उन बच्चों के लिए भी। हो सकता है वो सब देख रहे हो, कह रहे हो सर जो वहां पढ़ाए हुई थी यहां पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फंडामेंटल सबको जानना जरूरी है। ठीक है? क्योंकि उधर फंक्शन की शुरुआत मैं करूंगा, फलन की, और फंक्शन तब तक नहीं बच्चा जा सकता अगर यहां उसे नहीं पता रैशनल इरेशनल क्या है, तो मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा? व्हाट इज रैशनल फंक्शन एंड व्हाट इज इरेशनल फंक्शन, है ना? इसलिए भले ही वो एक दिन लगता है, लेकिन हर बच्चे को ये चीज। अब देखिए आप, अगर हम पूछें कि दोनों इरेशनल हैं तो उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होगा? कोई बताए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल बोथ, या कांट डिफाइन? दोनों हो सकते हैं, है ना? कैसे? चोर चोर मौसेरे भाई भी तो कहा जाता है कि नहीं? दोनों ही रैशनल थे, लेकिन हो गए रैशनल मौसेरे भाई की तरह। लेकिन दूसरा, बड़े छोटे को निगल भी जाते हैं, है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, रैशनल अगर दोनों ही रैशनल हैं तो उनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग क्या हो सकता है? रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। अब एक जगह मैंने आपको छोड़ा था, वह बताया था कि nth रूट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या थे? क्या थे? इरेशनल। अगर हम लिख दें nth रूट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, क्या होगा? यह भी रैशनल भी हो सकता है। और कैसे? अगर हमने √4 लिखा तब तो रैशनल हो गया ना? लेकिन अगर हमने √6 लिखा तब अब इरेशनल हो गया ना? तो इसका ध्यान रखिएगा कि nth रूट ऑफ कंपोजिट नंबर्स में भी रैशनल, में भी इरेशनल। रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। इसी प्रकार से 2 इरेशनल संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। क्लियर? इससे अधिक कहीं भी नहीं पूछा गया है। पूरा आप चाहे जिस पेपर को उठाकर देख लीजिए, कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर पर इससे ज्यादा सवाल नहीं बनता है। क्लियर हो गया सबको? अब आ जाइए, रैशनल नंबर्स कितने प्रकार का? गुड। कौन कौन? ठीक, रैशनल नंबर्स 3 प्रकार के हुए। पहला हुआ इंटीजर, दूसरा हुआ फ्रैक्शन, भिन्न, और तीसरा कौन हुआ? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। ठीक, पूर्णांक हैं, भिन्न हैं और दशमलव हैं।
देखने में दिक्कत हो रही है, हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक क्या है? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन राइट एट ए नंबर लाइन, जो आपने डिफिनेशन बताई थी, वे संख्याएं जिनको एक संख्या रेखा पर क्रमिक अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट एट ए नंबर लाइन इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, दे आर नोन एज इंटीजर्स। आप जानते हैं यहां मध्य में कौन है? 0। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इज -1 -2 -3 -4 सो ऑन सो फोर्थ। सभी लोग जानते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर के नंबर क्या है, ये दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये धन पूर्णांक है, और किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है या आरोही क्रम में है। इधर जो नंबर्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और कौन है? नेगेटिव इंटीजर्स है ना। अब बताइए कि 0 क्या है? आइदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ये कहीं नहीं, देखिए हमने लाइन यहां से इधर बनाई है और यहां इधर से इधर बनाई है। हेंस 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, बट दिस इज नोन एज ओनली इंटीजर। शून्य न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, बल्कि क्या है? पूर्णांक है। क्लियर हुआ? अब यह शून्य की ताकत कितनी है वो सभी लोग जानते हैं। अक्सर व्हाट्सएप पर तो आता है, ऐसे बनो कि दाहिनी ओर लगो, बाईं ओर लगने से आपका कोई महत्व नहीं है ना। तो ये 0 ऐसे हैं जो कहलाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सुना है? हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले ज्यादा हैं, नाराज ना हो जाएं, योगात्मक तत्समक। थोड़ी हिंदी कठिन है, ध्यान रखना। योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब शून्य का हो किसी भी संख्या में जोड़ने पर क्या उसके मान पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, जो प्रभावहीन कर दे वह हुआ योगात्मक तत्समक। और एक को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जो किसी भी संख्या में जिसका गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे चलिए, आप बताइए सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन है? यस, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। हाँ, -1, ये सबसे बड़ा है। इधर होता जा रहा है क्या? छोटा। और सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या है? नहीं ज्ञात कर सकते, जिसे आप कहते हैं इनफाइनाइट, कहते हैं ना, प्लस इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं, यही तो है। ठीक। अब आ जाइए, इंटीजर जो है 3 प्रकार के हो गए। दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये है 0 और ये क्या रहा? नेगेटिव इंटीजर। यहां से ध्यान रखिए, ये 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और केवल पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, या इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। हो गया। आगे आपको पढ़ना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के गुण। इको वर्गम एकाधिकेंच अर्धते, वैदिक गणित में है, टेंशन न लें, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद नेचुरल नंबर्स कितने प्रकार का भाई? नेचुरल नंबर्स 2 प्रकार के, एक है क्या? इवन, और दूसरा क्या है? ऑड। सम और विषम। सम संख्याएं कितने प्रकार की? गुड। कौन कौन? प्राइम एंड कंपोजिट, जिसे आप कहते हैं अभाज्य और भाज्य। ये अभाज्य है और दूसरा क्या है? भाज्य। और ऑड नंबर्स कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? ये भी प्राइम, 1 और कंपोजिट। देख लीजिए, यहां से सवाल ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वह सवाल पीसीएस में किस नेचर के आते हैं और कौन कौन से सवाल हैं, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बट दिस इज द लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, बल्कि यह सबसे छोटी क्या है? विषम प्राकृतिक
संख्या है। और यहां आपको हमने बताया सम में कौन सी अभाज्य संख्या है? 2, एंड दिस इज द लीस्ट प्राइम नेचुरल नंबर। यह सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है, एक्सेप्ट टू देयर इज नो एनी इवन नेचुरल नंबर। 2 के अलावा और कोई भी इवन या सम अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हुई जो हैं? एक फिर कह रहे हैं, अभी अभी बताया, और फिर आप एक का नाम ले लिए। देखिए एक कहां है ना? न तो अभाज्य में है न ही भाज्य में है ना? इसलिए एक को कभी काउंट न करिएगा। अगर आपने काउंट किया तो वहां भी आंसर आपका एक विकल्प के रूप में मिलेगा, है ना? और आप गलत करके आएंगे, कहेंगे सर ने तो पढ़ाया था यही। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43, 47, फिर अच्छा 51 भी कोई बोला, हम समझ रहे थे। 53, फिर 59, फिर 61, फिर शाबाश, गुड, 67, फिर समझ गए, आपको आ रहा है अब। तो ध्यान रखिएगा 100 तक टिल 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। और 50 तक कितनी है? जरा गिन के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितनी है? 15। तो 51 से लेकर के 100 तक कितनी बची? 10 बची ना? ठीक। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है? 4 ही है। कोई 2 बोल दिया है ना? कौन है? 2। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, द लीस्ट ऑड प्राइम नेचुरल नंबर, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, 9। कौन है? 9। अब जरा देखें सवाल कैसे बनता है। लिखेगा पहला सवाल, पीसीएस 2010। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। कितना आया? 5.6। बेहतरीन। ये रहे 2 3 5 7 और क्या? 11 बटे 5। जोड़िए 2 3 5 5 10 7 17 11 28 बटे 5। 5 5 25 3 28 आया 5.6। किसी को प्रॉब्लम? उस बार पीसीएस के पेपर में एक मिसप्रिंटिंग थी। ऑप्शन में 5.6 ही था, लेकिन हिंदी में लिखा था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, और इंग्लिश में लिखा था फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स, है ना? तो वहां लोग गलत हो गया, इंग्लिश मीडियम को सही माना गया। तो लिखेगा अगला सवाल वही है। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स। गलत। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। गुड, 7.8। ध्यान रखिए विषम है, 3 से शुरू होगा। 3 5 7 11 और 13 बटे कितना? 5। 3 5 8 7 15 11 26 और 13 39 बटे 5 हो गया। 5 7 35 5 बटे 40। 7.8। क्लियर? ठीक ना? ये क्या है? ऑड प्राइम नंबर्स। 1 से मत शुरू करिएगा, नहीं तो विकल्प मिलेगा। अब पता लगा गलत विकल्प पहला ही हो जाता है, क्योंकि वो आपको संतुष्ट कर दिया, है ना? और आप भी खुश होके आए, लगाए एकदम उत्तर से उत्तर मिला था। तो ऐसा ना करिएगा। हो गया ये?
लेकिन अब की बार पूछा जाने वाला सवाल लिखेगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब लगा के बताएं। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। गलत, 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 हाँ कोई सही बोला था, अब भी गलत, गलत, 12.9। कहाँ सोच रहे थे? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और यही तो जोड़िए जरा। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 3, 21, 7, 28, 9, 37 और 3, 40, 9, 49 हो गया। 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 129/10 कितना आ गया? है ना? इसका मतलब है कि जोड़ने में भी प्रॉब्लम है ना? कितने लोगों ने इसमें कोई डिजिट गलत लिखा? 25 तो नहीं लिख दिया, 27 तो नहीं लिख दिया? नहीं, जिनके कम आए लिखे तो जरूर, है ना? तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 तो याद रख लें, हो जाएगा। ठीक, चलिए अभाज्य में इतना ही। अब लिखिएगा अगला सवाल। प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 कंपोजिट नेचुरल नंबर्स। प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत। लिख चुके होंगे? क्या आपने पहला 4 लिखा, 6 लिखा, गुड, 8 लिखा, अगला 9 लिखा कि नहीं? हाँ तो लिख लो ना, 9 भाज्य नहीं है। हमें पता है ना कि आप गलती कहां करेंगे। 4, 6, 8, 9, अगला क्या हुआ? 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए बटे 7। साथी था ना? अब जोड़िए जरा। 4, 6, 10, 8, 18, 9, 27, 10।
नेट चलने लगा, फोन आ फोन अगर सुनो कोई दिक्कत ना हो मत उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और जटिल भिन्न। और उधर आप पढ़ेंगे जिसमें सामान्य दशमलव और आवर्त। ठीक है। फिर हमने बताया कि नेचर वो ऑफ ज्योग्राफी इंटीजर्स हैं, टेक्निक्स जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ले लिया जाए तो फिर क्या करने मैं देख हैं पूर्ण संख्या का होल नंबर। नहीं, ये मेरे केवल पास पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लिया जाए तो मैं लिखने जा रहा हूँ। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में दो इवन और ऑड। इवन नंबर दो प्रकार के थे, प्राइम और कंपोजिट। सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन थी? दो थी। और विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है? तीन है। तीन अभाज्य और नानी अभाज्य संख्या है। इसके बाद उसमें हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं में कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फिर हमने बताया उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम गुणनखंड। समझ में आ गया इतना? थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर इसी से।